तो आप सभी को पता है कि पढ़ने के साथ-साथ चीज़ों को रिवाइज़ करना भी कितना ज़रूरी होता है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस को रिवाइज़ करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में यह क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि एचपीआरसीए यानी कि राज्य चयन आयोग हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए यह क्वेश्चंस जो है तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। बाकी रिवाइज से क्या मतलब है? रिवाइज से मतलब है यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, सिंपल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर आपको बता दूंगा। बट कुछ एक क्वेश्चन जो डिटेल में डिस्कस करने लायक होंगे उनको हम डिटेल में भी डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 के साथ। वैदिक संस्कृति की संज्ञा निम्नलिखित में से किस कालखंड को दी जाती है? तो यहाँ पर आपसे सिंपल वैदिक काल का समय पूछा गया है। तो वैदिक काल का समय कब से कब तक था? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये था 1520 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। ये आपको ध्यान में रखना है। तो वैदिक काल का जब भी समय आपसे पूछेंगे तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में जो है तो वैदिक काल का समय हुआ करता था। अब वैदिक काल को भी दो कालखंडों में यहाँ पर बांटा गया है। एक तो आपसे पूछा जाता है पूर्व वैदिक काल और एक आपसे पूछा जाता है उत्तर वैदिक काल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार आपसे पूर्व वैदिक काल का समय पूछ लिया जाता है और कई बार आपसे उत्तर वैदिक काल का समय पूछा जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा पूर्व वैदिक काल का समय, तो ये आपको ध्यान में रखना है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के मध्य में जो है तो पूर्व वैदिक काल का समय आता है, जबकि उत्तर वैदिक काल को जो है तो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच में बांटा गया है। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए। अगर पूरी की पूरी वैदिक संस्कृति का समय आपसे पूछेंगे, पूरे के पूरे वैदिक काल का समय पूछेंगे, तो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। अगर आपसे पूर्व वैदिक काल का पूछेंगे तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे उत्तर वैदिक काल का पूछेंगे तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये आपको पता चल गया। वैदिक काल की यहाँ पे बात आई है, तो वैदिक काल से भी कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है तो हमीरपुर बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और वैदिक काल में यानी कि ऋग्वेद में जो है तो अघन्या शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ये आपने ध्यान में रखना है। टोटल 176 बार जो है तो गाय यानी कि अघन्या शब्द का उल्लेख जो है तो ऋग्वेद में हुआ है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बनता है। एक और क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है वैदिक काल के संबंध में। वैदिक काल में जो है तो कौन सा एक फेमस देवता हुआ करता था? तो उनका आपको ध्यान में रखना है। इंद्र जो है तो फेमस देवता हुआ करता था। वैदिक काल की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। उसी की तरह वेदों की भी अगर बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि 4 वेद होते हैं। कौन-कौन से? ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, कुल वेदांग कितने होते हैं? तो कुल वेदांग आपसे यहाँ पर पूछा गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल वेद कितने होते हैं, तो वो होते हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसी की तरह टोटल वेदांग कितने होते हैं? तो वो होते हैं 6। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब वेदांग होते कौन-कौन से हैं? वो 6 कौन-कौन से हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि शिक्षा हो गया, ज्योतिष हो गया, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो ये टोटल कितने वेदांग हो गए? तो ये हो गए 6। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, टोटल पुराण कितने होते हैं? तो टोटल पुराण होते हैं 18। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पुराणों से ही संबंधित हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुराण में किया गया है? तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कौन से पुराण में किया गया है? तो वो किया गया है मत्स्य पुराण में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मत्स्य पुराण की यहाँ पे बात आई है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो वो मत्स्य पुराण ही है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया कि टोटल पुराण कितने हैं, तो वो हैं 18। ये भी आपको पता चल गया। अब वो टोटल जो है तो 18 पुराण है, तो वो 18 के 18 भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो आपने बिल्कुल ध्यान से सुनने हैं। तो उन 18 पुराणों में ब्रह्म पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण है। तो टोटल मैंने आपको यहाँ पर 18 के 18 पुराण यहाँ पर बताए, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। 2-3 पॉइंट्स यहाँ से और बनते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वंश का संबंध विष्णु पुराण से है? तो किस वंश का संबंध जो है तो विष्णु पुराण से है? तो वो है मौर्य वंश का संबंध। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन देखो आने वाले एग्जाम्स में 100% यहाँ पर बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसी की तरह अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा
और उस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन ये है कि किस वंश का संबंध जो है तो वायु पुराण से है। ये देखो आपको नीचे कमेंट्स में हमें बताना है। जैसे मैंने आपको बताया कि किस वंश का संबंध विष्णु पुराण से है, तो वह है मौर्य वंश का संबंध। तो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा कि किस वंश का संबंध वायु पुराण से है, वो आपको नीचे कमेंट्स में हमें बताना है। अगर आपको नहीं आता है, गूगल पे जाओ, सर्च करो, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ, कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो, वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना किसने की थी? तो वो की थी महर्षि व्यास ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब महाभारत की तो हमने देख लिया कि महर्षि व्यास ने इसकी रचना की है। कई बार आपसे रामायण का पूछा जाता है, तो रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने, जो कि ऑप्शन ए में देकर के रखे हैं। उसी तरह ऑप्शन सी में है तुलसीदास। तो तुलसीदास ने किन की रचना की थी? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। उसी की तरह ऑप्शन डी में है सूरदास। तो सूरदास ने भी कुछ एक रचनाएं लिखी थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सूरदास ने जो है तो सूरसागर हो गया, सूरसावली हो गया, साहित्य लहरी हो गया और नल दमयंती हो गया। तो ये कुछ एक रचनाएं हैं सूरदास की, जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंगुत्तर निकाय कौन से धर्म से संबंधित है, कौन से धर्म ग्रंथ से संबंधित है? तो वह बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, या फिर हम कह सकते हैं कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अंगुत्तर निकाय आपको पता चल गया कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहीं पर एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय, जो एक बौद्ध ग्रंथ है, वहां पर किया गया है। और अंगुत्तर निकाय में ही आपको ध्यान में रखना है, जो गौतम बुद्ध थे और उनके शिष्य थे, तो गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के हजारों उपदेश कहाँ पर संग्रहित हैं? तो वो भी अंगुत्तर निकाय में ही संग्रहित हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमने बात की थी बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को जो है तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, और ये इनको किन्होंने कहा था? तो ये कहा था एडविन अर्नोल्ड ने। अच्छा, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? दो तीन बेसिक से पॉइंट्स होते हैं, एक तो जन्म और एक मृत्यु, जो कि आपको हर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में ध्यान में रखनी है। तो महात्मा बुद्ध की बात आई है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ये दो पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अच्छा, महात्मा बुद्ध के शाही घोड़े का क्या नाम था? ये क्वेश्चन बहुत बार हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है। तो महात्मा बुद्ध के शाही घोड़े का नाम था कंथक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हमने यहाँ पर जो है तो बौद्ध धर्म से संबंधित देखे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर आई है बात अब जैन धर्म की। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहले तीर्थंकर आपको पता चल गया। अच्छा, जैन धर्म में टोटल जो है तो तीर्थंकर कितने हुए थे? तो वो हुए थे 24। ये आपको पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपसे 22वें तीर्थंकर पूछे जाते हैं, एक 23वें तीर्थंकर और एक 24वें तीर्थंकर। तो 22वें कौन थे? तो वो थे अरिष्टनेमी। और 23वें कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो महावीर स्वामी जो है तो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर बात आई है जैन धर्म की। तो जैन धर्म से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। महावीर स्वामी की यहाँ पे बात आई थी। तो महावीर स्वामी का जन्म और उनकी मृत्यु, ये हो गए बेसिक से पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में। और महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ये दो पॉइंट आपको बार बार जो है तो ध्यान में रखने हैं। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये होते हैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। अगर आपको यही नहीं आएंगे तो कैसे आप खुद को जो है तो मेरिट में ला पाएंगे? तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। यही क्वेश्चंस वो होते हैं जो मेरिट में आपको जो है तो लाते हैं। तो ये आपको ध्यान में। तो बौद्ध धर्म से संबंधित हमने बहुत से पॉइंट्स यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वह कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहले हमने बौद्ध धर्म देखा, अब हम देख रहे हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और ऋषभदेव को ही आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, ये आपसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे अरिष्टनेमी। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी की यहाँ पे बात आई है, तो इनसे संबंधित दो फैक्ट, एक तो इनका जन्म और एक इनकी मृत्यु। ये क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस है।
यही क्वेश्चंस आपको मेरिट में लाते हैं या फिर मेरिट से बाहर करते हैं। अगर आपको यही बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस ही नहीं आएँगे, तो फिर आप मेरिट में खुद को कैसे ला पाएँगे? तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, ये आपको पता चल गया। और महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 468 ईसा पूर्व में। ये 2 पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। अब महावीर महावीर स्वामी की हमने बात कर ली, जो कि जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र से एक क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है तो कौन से ग्रंथ में लिखी गई है? तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है तो कहाँ पर लिखी गई है, तो वो लिखी गई है कल्पसूत्र में। और कल्पसूत्र की रचना किन्होंने की थी? तो कल्पसूत्र को लिखा था भद्रबाहु ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको बार-बार इनको रटना पड़ता है। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा या फिर संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो आप सभी को पता है कि ये जो टोटल बौद्ध सभाएं हुई थी, बौद्ध संगतियां हुई थी, ये टोटल हुई थी 4। तो उन चारों की चारों का आपको पता होना चाहिए कि किसके शासनकाल में यह संगतियां हुई थी। जैसे कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है तीसरी बौद्ध संगति, ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब पहली बौद्ध संगति, ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। और हुई कब थी? 483 483 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दूसरी भी आपको ध्यान में रखनी है, ये जो है तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और ये हुई कब थी? तो ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और अशोक का आपको पता चल गया, अशोक के समय जो है तो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। और कब हुई थी ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अशोक के समय हुई थी 255 255 ईसा पूर्व में। और चौथी जो अंतिम बौद्ध संगति थी, वो जो है तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और यह ईसवी की पहली शताब्दी को ही थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए। अशोक की यहाँ पे बात आई है, तो अशोक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हम हर बार यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि अशोक मगध की राजगद्दी पर 269 बीसी में बैठा। अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया था 261 बीसी में। अशोक के टोटल शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो वो है 14। और इन 14 में जो 13वें नंबर का शिलालेख है, उसी में जो है तो कलिंग युद्ध की यहाँ पे बात की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया था कि अशोक का ये जो 14वें नंबर का शिलालेख था, ये कहाँ पर पाया गया था? तो अशोक का जो 14वें नंबर का शिलालेख था, वह गिरनार में पाया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमीरपुर बोर्ड में पूछा जा चुका है। ये आपको पता होना चाहिए। और अशोक का ये जो 14वें नंबर का शिलालेख है, इसमें बताया क्या गया है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें धम्म नीति और शासन सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको बार-बार इनको पढ़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है तो भारत आया था। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चंद्रगुप्त, यह कौन से वंश का राजा था? तो यह गुप्त वंश का राजा था। अब इसी क्वेश्चन से संबंधित एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चीनी यात्री हुएनसांग, यह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह जो है तो हर्षवर्धन के समय जो है तो भारत आया था। और हर्षवर्धन, यह किस वंश का राजा था? तो हर्षवर्धन जो है तो पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का राजा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो हर्षवर्धन था, इसने अपने दूत जो है तो चीन कब भेजे थे? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो हर्षवर्धन ने अपने दूत चीन भेजे थे 641 ईस्वी में। ये आपको पता चल गया। अच्छा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने ही हर्षचरित और कादंबरी की रचना यहाँ पे की है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह हर्षवर्धन की बात आती है तो हर्षवर्धन ने भी कुछ एक संस्कृत नाटक लिखे थे, जिनमें एक तो प्रियदर्शिका हो गया, रत्नावली हो गया और नागानंद हो गया। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। हर्ष की यहाँ पे मानिए मैंने आपसे बात की, तो यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हर्षवर्धन जो है तो पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का राजा था। तो पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? तो प्रारंभिक राजधानी अगर पूछेंगे तो वो हुआ करती थी थानेश्वर में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। बट अगर आपसे पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो इसने अपनी राजधानी कन्नौज, जो कि कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर स्थानांतरित की थी। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछता है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण हमें जो है तो कब देखने को मिलता है? अब देखो, कुछ एक क्वेश्चंस को ये तो पता है कि सती प्रथा का प्रमाण हमें कौन से गुप्त राजा के समय देखने को मिलता है। तो वह गुप्त राजा कौन था? तो वो था भानुगुप्त। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से जो है तो हमें पहली बार
सती प्रथा का प्रमाण देखने को मिलता है? क्या मैंने आपको बताया? भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख था, उससे हमें पहली बार भारत में जो है तो सती प्रथा का प्रमाण देखने को मिलता है। ये तो देखो सभी को पता है और मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि आगे आने वाले एग्जाम्स में एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर का मेन फोकस होगा डेट्स पर। तो डेट्स ही आपसे यहाँ पर पूछी गई हैं। सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण जो है तो भारत में कब देखने को मिला था? तो वो देखने को मिला था 510 ईस्वी में। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किसके शासनकाल में यह देखने को मिला था? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से यह देखने को मिला था। और भानुगुप्त गुप्त वंश का एक राजा था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी श्रीगुप्त ने। इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस को लिंक करके यहाँ पर चलना है। अगला क्वेश्चन, नागानंद हो गया, रत्नावली हो गया और प्रियदर्शिका, इन नाटकों की रचना किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का एक राजा था हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन ने कुछ एक नाटक लिखे थे और ये सारे के सारे जो है तो संस्कृत नाटक थे। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये आपको पता चल गया। तो यहाँ से आपको बस यही ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन का एक प्रमुख सचिव हुआ करता था, एक प्रमुख जो है तो सचिव हुआ करता था। उस सचिव का नाम क्या है वो देखो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। जिसने भी कमेंट कर दिया मैं मान जाऊंगा कि वो जो है तो मेरी पुरानी क्लासेस देखा करते थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो ऑब्वियसली दंती दुर्ग ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कब जो है तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी? तो वो की थी 752 ईस्वी में। और राजधानी इन्होंने कहाँ पर अपनी स्थापित की थी? तो मान्यखेत, जो कि वर्तमान जो है तो महाराष्ट्र के शोलापुर में पड़ता है, वहां पर इनकी राजधानी हुआ करती थी। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ये जो राष्ट्रकूट वंश था इसका एक इंपॉर्टेंट राजा था, और वहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश का राजा था कृष्ण फर्स्ट, उसने जो है तो करवाया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? तो चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो में हुआ करती थी, आप सभी को पता है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चंदेल वंश की यहाँ पे बात आई है, तो चंदेल वंश की स्थापना जो है तो किनके द्वारा की गई थी? तो चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 831 ईस्वी में नन्नुक के द्वारा जो है तो चंदेल वंश की स्थापना की गई थी। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है चंदेल वंश से संबंधित, तो वो क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर। कई बार आपसे पूछा जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर का संबंध जो है तो किस वंश से है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कंदरिया महादेव मंदिर का संबंध जो है तो चंदेल वंश से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आप सभी को पता है कि तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये किन किन के मध्य में हुआ था? तो एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान और एक तरफ था मोहम्मद गौरी। इन दोनों के मध्य में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। और यहाँ पर जीता कौन था? तो वो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर जीते थे, और ये जो मोहम्मद गौरी था ये यहाँ पर हार गया था। बट बाद में जो है तो तराइन का दूसरा युद्ध होता है, तो वो कब होता है? 1192 में। और इसमें भी कौन यहाँ पर लड़ते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही यह युद्ध होता है। बट इसमें क्या होता है? इसमें जो है तो मोहम्मद गौरी जीतता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध जो है तो कब हुआ था और किन किन के मध्य में हुआ था? वो देखो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे, मैंने आपको बहुत बार जो है तो बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो वह कौन था? तो वो था बलबन। बलबन ने जो है तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। अब बलबन की बात आती है तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सिजदा प्रथा हो गई, पैबोस प्रथा हो गई, यह जो है तो किसने शुरू की थी? तो यह बलबन ने ही शुरू की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको उलूग खां की उपाधि भी दी गई थी। तो उलूग खां की उपाधि जो है तो बलबन को दी गई थी, और इसके दामाद नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा दी गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बलबन के बारे में आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन पता होना चाहिए कि बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो बलबन दिल्ली की गद्दी पर 1266 में बैठा था, ये आपको ध्यान में रखना है। और बलबन को ही क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। तो सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये किस शासक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बलबन को। क्या कहा जाता है? सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन थे? अब देखो, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा नामदेव। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, महाराष्ट्र में कुछ एक प्रचार करने वाले भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संत थे। तो वो चार क्वेश्चन, चार पॉइंट यहाँ पर बनते हैं, चार ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक आपको ध्यान में रखने हैं नामदेव, उसके बाद आपको ध्यान में रखने हैं ज्ञानदेव, उसके बाद आपको ध्यान में रखने हैं एक नाथ,
एकनाथ हो गए और उसके बाद आपको ध्यान में रखने हैं तुकाराम। तो जब भी देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे, तो ये 4 के 4 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। मैंने आपको बताया ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम और नामदेव। इन चारों के चारों से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। बाकी देखो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर भी फॉलो जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन, कबीर की शिक्षाएं किसमें संग्रहित हैं? तो कबीर की शिक्षाएं किसमें संग्रहित हैं? तो वो कहाँ पर हैं? तो वो है बीजक में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कबीर की यहाँ पे बात आई है तो कबीर यह किसके शिष्य हुआ करते थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो कबीर जो है तो रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, मेहरुनिसा किसका वास्तविक नाम हुआ करता था? तो मेहरुनिसा नूरजहां का नाम जो है तो हुआ करता था। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और नूरजहां कौन थी? तो यह जहांगीर की पत्नी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप सभी को पता है 1622 में जब जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां सहित जो है तो धमेरी घूमने आया था, और धमेरी को ही वर्तमान में नूरपुर कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जब यह नूरपुर घूमने आए थे 1622 में, तब वहां के राजा नूरपुर के राजा जगत सिंह ने इन्हीं के सम्मान में, नूरजहां के सम्मान में धमेरी का नाम जो है तो नूरपुर कर दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो गुरुमुखी लिपि के जनक जनक कौन थे? तो वह कौन थे? तो वो थे गुरु अंगद। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो गुरु अंगद थे, ये कौन से नंबर के गुरु थे? तो सिख संप्रदाय में आप सभी को पता है टोटल कितने गुरु थे? तो टोटल हुए हैं 10 गुरु। उन 10 गुरुओं में गुरु अंगद कौन से नंबर के गुरु थे? वह दूसरे नंबर के गुरु थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा और वो क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बताता हूँ। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ पर हुई थी? कौन सी स्टेट में हुई थी? स्टेट में आपसे पूछ रहा हूँ, देखो राज्य में आपसे पूछ रहा हूँ, किस राज्य में हुई थी? अगर आपको एग्जैक्ट नाम भी पता है वो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेस का मुक्तिदाता कौन सा गवर्नर जनरल कहलाता है? तो प्रेस प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन, अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है तो कब की थी? तो महात्मा गांधी ने, आप सभी को पता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना जो है तो 1916 में की थी। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी की बात आई है तो महात्मा गांधी के बारे में बेसिक से क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी जो है तो भारत कब लौटे थे? पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। अब ये तो हम देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस है। अगर आपको आता है नीचे कमेंट्स में हमें बताओ। बाकी महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को हम जो है तो हर साल कौन सा दिवस मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जो है तो महात्मा गांधी से पूछा जा रहा है, फिनिक्स आश्रम। तो महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की शुरुआत या फिर फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? 1904 में की थी। और कहाँ पर की थी? साउथ अफ्रीका में की थी। उसी तरह महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक को महात्मा गांधी के द्वारा कब लिखा गया था? 1909 में लिखा गया था। ये बिल्कुल देखो बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को रिवाइज ही कर रहे थे। तो देखो ये थी हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।